हेलो माय डियर व्यूअर्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आज एक फिर से नया इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन लेकर हाजिर हूँ। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था कॉलम्स लॉ। कॉलम्स लॉ एक फॉर्मूला देता था हमें वेक्टर फॉर्म में भी और नॉन वेक्टर फॉर्म में भी। उस तरीके से अब हम उस प्रोसेस को और आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए वन स्टेप फॉरवर्ड करते हैं और बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ, नई जर्नी की तरफ, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है। पिछले वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू करते हुए हम पहले उसका एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं, तब हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो दीजिए मुझे इजाज़त, लेट्स स्टार्ट। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस करा था कॉलम्स लॉ, और कॉलम्स लॉ ने हमें एक फॉर्मूला दिया था F इजिकल टू K कांस्टेंट था Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। तो अगर हम इसको डिस्प्ले में लाएं तो दो चार्ज किसी डिस्टेंस R पर जो कि उसके न्यूक्लियर साइज से ज़्यादा होगी और चार्ज जो होंगे वो रेस्ट में होंगे, रख देते हैं। अब हम देखेंगे जरा फॉर्मूले को। तो जो हमारा फोर्स था वो दो चार्जेस पे डिपेंड कर रहा है, उनके प्रोडक्ट पर, डॉट प्रोडक्ट पर, और उसके बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या है? ये कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है? कैसा कांस्टेंट है? कैसा कांस्टेंट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं? ये है हमारा स्मॉल k इजिकल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इजिकल टू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। ये हमने पढ़ा था। तो हमने अभी यहां पर एक एम्फसाइज करा वर्ड को, एप्सिलॉन, ये इसका नाम है। आखिर ये है क्या? देखो 4 तो यू नो, पाई एक और कांस्टेंट, बट यहां पर ये एक टर्म आ गई जो रिप्रेजेंट कर रही है। ये रिप्रेजेंट करती है एनवायरमेंट को, ये रिप्रेजेंट करती है ये चार्ज कहां रखे हुए हैं। दैट इज व्हाट? एनवायरमेंट, वेयर वी हैव पुटेड दोज टू चार्जेस इन रेस्ट कंडीशन, that is called environment. That environment affect the constant, and that constant affect the force. You know very well that. So today our topic is related to this environmental constant, is called permittivity. Is called permittivity. Our topic is permittivity, और इसका सिंबल होता है एप्सिलॉन। इसका सिंबल क्या होता है? एप्सिलॉन। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो टॉपिक कहां से आ रहा है? टॉपिक हमारा कॉलम्स लॉ में यूज हो रहे कांस्टेंट से आ रहा है। तो इस एक्सप्लेनेशन को, इस प्लेटफॉर्म को, इंट्रोडक्शन को समझने से के बाद हम कह सकते हैं कि हमें परमिटिविटी की डेफिनेशन बना देनी चाहिए। क्या डेफिनेशन बना देनी चाहिए? आइए देखते हैं, लेट्स सी। सो है क्या परमिटिविटी? It is a measure of effectiveness of the medium. दोबारा से देखेंगे क्या लिखा है। देखिए, परमिटिविटी जो है हमारा, इट इज द मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ द मीडियम। यानी कि ये जो दो चार्ज किसी एक मीडियम में रखे हुए हैं, यहाँ पर हम मीडियम जो अपना ले लेते हैं वो वैक्यूम है। क्या है? वैक्यूम। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यू ये ली है, ये वैक्यूम की ही वैल्यू होती है। और उस वैक्यूम में जो एप्सिलॉन है हमारा, जिसको हम एप्सिलॉन नॉट कह रहे हैं, इसकी भी एक वैल्यू फिक्स होती है। क्या होती है? 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12। और इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट भी इसी यूनिट से आएगी। इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन की पावर -1 मीटर की पावर -2 कॉलम स्क्वायर। ये हमारी इसकी यूनिट हो गई। किसकी? इस टॉपिक की।
तो अब जो एप्सिलॉन है हमने क्या लिखा है यहाँ पर, इट इज एन मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ मीडियम। जरा ध्यान से देखेंगे, इट इज एन मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ मीडियम इन ट्रांसमिटिंग। क्या मतलब होता है ट्रांसमिटिंग का? चार्ज का एक तरफ से दूसरी तरफ जाना, ठीक है। इन ट्रांसमिटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज से ही है, क्योंकि फील्ड कब बनेगा? जब वहां पर चार्ज होगा। तो ये हमारी एक डेफिनेशन है किसकी? परमिटिविटी की। देख लेते हैं। परमिटिविटी का सिंबल एप्सिलॉन है। इट इज ए मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ मीडियम ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी भी मीडियम के अंदर इसके चार्ज के चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको ट्रांसमिट करने में या उसकी जो इफेक्टिवनेस दिखाने में, उस इफेक्टिवनेस का जो मेजरमेंट है वो हमारा परमिटिविटी कहलाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो नोट इट डाउन वेरी क्लियरली। वी हैव सम स्पेसिफिक वैल्यू। हम जो हमारे जो जो कांस्टेंट वैल्यू है जो हमारी जो चल रही है यहाँ पर, जो k इज इक्वल टू है, वो ये होती है। इसका एक दूसरा जो एस्पेक्ट्स है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे इसके अंदर कौन आ गया? इसके अंदर आ गया परमिटिविटी, या हम इसको बोल सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी आ गई। तो इसको हम, इसका एक दूसरा वो भी है, जो यूनिट है जिसको हम बोलते हैं वो है फैराड पर मीटर। इसको भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ये भी एक यूनिट है इसका, ठीक है ना। वो उधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है। तो ये रहा हमारा परमिटिविटी का डेफिनेशन। अब हम थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं, इसको एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आने वाला है। रोल इन द सेंस कि ये एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन काफी एक इंपॉर्टेंस रखता है सभी टॉपिक्स के अंदर। तो हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं अभी। ये हमारा अब जो है नए टॉपिक की फॉर्म में आ जाएगा। वो नया टॉपिक क्या है हमारा? नया टॉपिक है हमारा रिलेटिव परमिटिविटी, जो इसी परमिटिविटी से रिलेटेड है। तो वहां पर भी हम सिंबल कौन सा यूज करेंगे? एप्सिलॉन। तो वहां पर रिलेटिव जैसे ही वर्ड आ जाता है, हमेशा याद रखना आप, देयर इज अ रिलेशन अमॉन्ग और बिटवीन टू एंड मोर क्वांटिटीज। तो यहाँ पर हम टू क्वांटिटीज लेके चल रहे हैं। रिलेशन तभी तो बनता है जब कभी दो पार्टी हो। एक पार्टी का तो आपस में कोई रिलेशन बन नहीं सकता, दो पार्टी होनी जरूरी है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी के लिए हमारे पास होने चाहिए दो मीडियम होने चाहिए। मान लेते हैं हम, हमारे पास टॉपिक है हमारा अब रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी का दूसरा नाम भी है एक, जिसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। शायद आपने कहीं सुना हो या पढ़ा हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है इंसुलेटर, ठीक है। ये जो टर्म है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ये जो इंसुलेटर है, ये हमारा यूज होगा आने वाले चैप्टर में, जिसका नाम है कैपेसिटर में इसका बहुत ज्यादा यूज है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी एक ही चीज होती है, और इनका जो सिंबल होता है जो हम यूज करते हैं, वो या तो हम यूज करते हैं एप्सिलॉन आर या हम यूज करते हैं कैपिटल के। ये इसके सिंबल होते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी के। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। देखते हैं क्या है। तो रिलेटिव परमिटिविटी होती क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी सिंपली अगर हम लिख दें, सिंपली हम अगर इसका सिंबल बनाते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम divided by relative permittivity of vacuum. Relative permittivity of medium divided by relative permittivity of vacuum. We can also write like this: relative permittivity of medium is equal to permittivity of vacuum into relative permittivity. हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और ये क्या है? ये परमिटिविटी है वैक्यूम की। ये परमिटिविटी है किसकी? वैक्यूम की, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो दोनों के बीच का जो रेशियो है
वो रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है। अब ये यहाँ पर हमने वैक्यूम लिया है, यहाँ पर मीडियम लिया है। मीडियम क्या हो सकता है? मीडियम वाटर भी हो सकता है, मीडियम रबड़ भी हो सकता है, मीडियम डायमंड भी हो सकता है, मीडियम मेथनॉल भी हो सकता है, या हम बोले तो मीडियम कैरोसिन भी हो सकता है, कोई भी और ऑयल भी हो सकता है। तो लिक्विड, सॉलिड, इंसुलेटर, कंडक्टर कोई भी हमारे यहाँ पर चल सकते हैं, लेकिन सबकी वैल्यू अलग अलग आएगी। क्यों आएगी? मैं आपको शुरू में ही बोल चुका हूँ, ये हमारा एनवायरमेंटल कांस्टेंट है, और एनवायरमेंटल कांस्टेंट एक चीज़ पर और डिपेंड होता है। किस चीज़ पर डिपेंड होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। इन्वायरमेंटल कांस्टेंट हमारा टेम्परेचर पर और डिपेंडेंट होता है। तो टेम्परेचर का कम और ज़्यादा होना डायरेक्टली इफेक्ट करेगा परमिटिविटी को, और परमिटिविटी हमारी इफेक्ट करेगी फोर्स को, यानी कि कूलम्ब फोर्स को। तो अट्रैक्शन और रिपल्शन मीडियम पर डिपेंड करता है, और मीडियम जो डिपेंड करता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो ये हो गया हमारा रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला। आखिर ये रिलेटिव परमिटिविटी अब हमारी कहाँ यूज होने वाली है, कैसे यूज होने वाली है, वो हम देखेंगे। तो अब हमारा है रिलेटिव परमिटिविटी, ये फॉर्मूला आया कहाँ से और ये कैसे यूज होगा। तो अब इसको हम यूज कर सकते हैं। हम कैलकुलेट करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी बिटवीन रिलेटिव परमिटिविटी इन टर्म्स ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। तो हम इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, जिससे कि हमारा और अच्छे से इसमें समझ में आया और इसका देखें हम इस एप्लीकेशन में क्या यूज हो रहा है। तो हमारा टॉपिक चल रहा है रिलेटिव परमिटिविटी। अब हम इसको डिस्कस करेंगे इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस, इन टर्म्स ऑफ फोर्स, किसमें? बिटवीन चार्जेस, बिटवीन चार्जेस, बिटवीन चार्जेस, ये हम यहां पर देखेंगे। तो अब हम देखते हैं, पहला हम ले लेते हैं कि हमारा जो मीडियम है वो मान लीजिए वैक्यूम है, और वैक्यूम के लिए जो हमारी परमिटिविटी होगी वो एप्सिलॉन नॉट होगी। तो हमारी जो फोर्स का जो फॉर्मूला बनता है अकॉर्डिंग टू कॉलम्स, हम यहाँ पर डिनोट करते हैं वैक्यूम को V से, ठीक है, V से डिनोट करते हैं। तो F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैक्यूम की परमिटिविटी आ गई, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, दो चार्ज हमारे किसी डिस्टेंस R पर रखे हुए हैं, कहाँ पर? वैक्यूम के अंदर। तो जो इन्वायरमेंट है वो क्या है? हमारा वैक्यूम है। तो वैक्यूम के अंदर वो रखे हुए हैं। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन हमारी किसी मीडियम के लिए बन जाएगी। मान लीजिए मीडियम हमारा वाटर है। क्या है? वाटर। तो इस बार जो हमारे वही चार्ज सेम डिस्टेंस के साथ Q1 R डिस्टेंस के साथ Q2 चार्ज हमने अब की बार कहाँ रख दिया? अब की बार हमने रख दिए वो वाटर के अंदर। तो हमारा ये मीडियम हो गया। तो इस बार हमारा जो फोर्स होगा वो मीडियम वाला फोर्स होगा, जो वहां पर उसको इफेक्ट करेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम इजिकल इनटू, तो हमारे बाकी चीजें तो वही रहेंगी, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि सेम चार्ज है और सेम डिस्टेंस पर रखा हुआ है, मीडियम का फर्क आया है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम डिवाइड कर दें, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी आएगी इन दोनों के बीच की। तो क्या आएगी? वैक्यूम डिवाइडेड बाय मीडियम फोर्स इज इक्वल टू, तो इनमें से कुछ क्वांटिटीज, ये तो सेम पार्ट है, ये वाला और ये वाला, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बचेगा हमारे पास? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पर किसकी परमिटिविटी है? ये मीडियम की परमिटिविटी है, तो यहाँ पर मीडियम आ जाएगा। A/B C/D के रूल से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे पहुंच जाएगा और 4 पाई एप्सिलॉन मीडियम ऊपर आ जाएगा। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका जो आएगा वैक्यूम का फोर्स अपॉन मीडियम का फोर्स इजिकल टू होगा हमारा मीडियम की परमिटिविटी डिवाइडेड बाय वैक्यूम की परमिटिविटी, और इक्वल टू होगा रिलेटिव परमिटिविटी या K के बराबर। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बनकर आ गया फोर्स की टर्म में। तो फोर्स की टर्म में रिलेटिव परमिटिविटी के साथ हमारा एक रिलेशन बनकर आ गया। तो रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू फोर्स ऑफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स ऑफ मीडियम। इस तरीके से हमारा ये कॉन्सेप्ट जो है रिलेटिव परमिटिविटी का वहाँ हो गया। तो यहाँ पर इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट है। हर मीडियम की अपनी अपनी एक
वैल्यू होती है। यहाँ पर मैं आपको कुछ वैल्यू दे देता हूँ जिससे कि आपको याद करने में या समझने में आसानी रहे। तो रिलेटिव परमिटिविटी अगर मैं बात करूँ, सिर्फ रिलेटिव परमिटिविटी की बात कर रहा हूँ, रिलेटिव परमिटिविटी, तो देखेंगे किस तरीके से अलग अलग होती है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी देखेंगे किस तरीके से अलग अलग होती है। ठीक है, आपको जो भी चीज़ इसमें समझ में ना आई हो या आपसे इससे क्वेश्चन ना हुआ हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पर, मैसेंजर पर और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसके रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं उनको शॉर्ट आउट करा सकते हैं। बी फ्रैंक, आई विल शॉर्ट आउट योर ऑल प्रॉब्लम्स। ओके, तो रिलेटिव परमिटिविटी वैक्यूम के लिए क्या होगी? तो वैक्यूम के लिए या एयर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी 1 होती है। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी का कोई कांस्टेंट नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। इट हैव नो यूनिट, कांस्टेंट नहीं, इट हैव नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती बिकॉज इट इज रिलेटिव। और जब भी दो क्वांटिटीज का रिलेशन रिलेटिव क्वांटिटी होती हैं, रिलेटिव मोशन निकालते हैं तो उनकी जो वैल्यूज हैं वो जो यूनिट्स हैं वो कट जाती हैं, इसलिए वो नो यूनिट क्वांटिटी होती है। वैक्यूम का हमारा ये है। अगर हम वाटर की बात करें तो मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी अभी, वाटर की जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 80 होती है, लेकिन वो होती है 20 डिग्री सेल्सियस पर। वाटर की वैल्यू 88 होती है, वो होती है कितने पर? एट 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो 88 वैल्यू है 0 डिग्री सेल्सियस पर और 20 डिग्री सेल्सियस पर है 80 वैल्यू। तो वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी हमारी टेम्परेचर पर अलग अलग होती है, टेम्परेचर के हिसाब से वेरी करती है। ओके, वाटर की परमिटिविटी हमारी टेम्परेचर के हिसाब से अलग अलग होती है। तो यहाँ पर ये हो गया। और भी परमिटिविटी मैं आपको बता सकता हूँ, और भी परमिटिविटी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारी एक परमिटिविटी और मैं आपको बता देता हूँ, रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है माइका की ले लीजिए। माइका की रिलेटिव परमिटिविटी जो होगी माइका, तो माइका की जो ER होगा, एप्सिलॉन R होगी, वो होगी 3 से लेकर 6 तक। ठीक है, ऐसी रबर होती है हमारी, रबर की जो परमिटिविटी होगी, रिलेटिव परमिटिविटी होगी, वो होगी 7 के अप्रॉक्स। ठीक है, मिथेनॉल होता है हमारा, मिथेनॉल लिक्विड होता है, मिथेनॉल की परमिटिविटी होगी 30। इनकी यूनिट नहीं होती है कोई, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इस तरीके से हमारी ये परमिटिविटी होती है। जो परमिटिविटी जो है वो भी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, कंपटीशन के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपसे पूछ सकता है इसमें किस तरीके से होती है। और आप देख रहे हैं, जैसे अगर मान लीजिए किसी न्यूमेरिकल में हम इसको यूज़ करते हैं, हमसे बोला कि भैया आपका जो चार्ज है इट इज़ प्लेस्ड इनसाइड द वाटर, तो व्हाट आई विल पुट हेयर, I will use these values. How I will use these values? How I will use these values? Anyone can tell me? I have written in the previous row, क्या लिखा था मैंने फॉर्मूला? Permittivity of medium is equal to permittivity of vacuum into relative permittivity. तो वैक्यूम की परमिटिविटी हमारी क्या हो जाती है? 8.85 इंटू 10 to the power -12 इंटू रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी आप ये भी ले सकते हैं, अगर माइका हो, रबर हो तो 7 लेंगे, मेथनॉल हो तो 30 लेंगे। तो जो हमारा मीडियम है वो रिलेटिव परमिटिविटी हम यहाँ रख देंगे। तो रिलेटिव परमिटिविटी यहाँ से आ जाएगी। और वाटर की लेनी हो तो वाटर की, जैसे यहाँ पर 80 ली है तो मैं यहाँ वाटर की रख सकता हूँ, तो यहाँ पर वाटर की 80 परमिटिविटी आ जाएगी, रिलेटिव परमिटिविटी। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके मुझे क्या मिल जाएगी? परमिटिविटी ऑफ मीडियम मिल जाएगी। इसको मैं कहाँ यूज़ कर सकता हूँ? इसको मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ और फोर्स इन वाटर में निकाल सकता हूँ। तो इस तरीके से मैं रिलेटिव परमिटिविटी का यूज़ करके विद द वैल्यू ऑफ वैक्यूम परमिटिविटी के साथ मैं मीडियम की परमिटिविटी निकालकर अपना न्यूमेरिकल, अपना कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। आप ट्राई जरूर कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए हैं मैंने इसमें। तो आप इस तरीके से जब इसका यूज़ करेंगे वैल्यूज़ का, तो आपके मीडियम का फोर्स निकल के आ जाएगा। और वैक्यूम का फोर्स में आप पुरानी वैल्यू ही यूज़ करेंगे एप्सिलॉन की, या फिर डायरेक्ट आप 9 इंटू 10 to the power 9 रख देंगे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये वैल्यू चेंज होकर फिर 4 पाई का मल्टीप्लाई होगा, तब जाके आपका एक फोर्स ऑफ मीडियम निकल के आएगा। ओके, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, मोस्ट वेलकम, आई एम हेयर फॉर यू, इट इज़ योर चैनल। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीक।